कर रहे माननीय वावन मेश्राम साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा है, डायस पर आ रहे हैं। आप सभी लोग एक बार जोरदार साहब का तालियों से स्वागत करेंगे और साहब अपने विचारों को रखेंगे। धन्यवाद। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिस नाम पर आज इस महारैली का आयोजन किया गया है, ये नया नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कई दलों का बनाया, यानी 25 दलों से तो ज्यादा दल थे ही। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी के लोगों ने बनाया और सोनिया गांधी और कांग्रेस ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए बनाया। तो जिस तरह से एनडीए और यूपीए बना, उसी तरह से 31 पार्टी के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसका शॉर्ट नाम है, राष्ट्रीय का अंग्रेजी में आर लिया, परिवर्तन का पी लिया, मोर्चा का एम लिया, आरपीएम। जैसे एनडीए है, जैसे यूपीए है, वैसे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का आरएमपी हम लोगों ने बनाया और 31 पार्टी के लोगों ने बनाया। जब बनाया तो 31 पार्टी के लोग थे, अब ये संख्या 36 हो गई है, यानी 3 दर्जन हो गई है, बढ़ रही है, इसका समर्थन बढ़ रहा है। और ये बहुजन समाज के लोगों ने ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बहुजन समाज किसको कहते हैं? ये शब्द तो बार बार बहुजन आप लोगों को बार बार सुनने को मिलता है, मगर ये इसके बारे में लोगों में कंफ्यूजन है। जैसे ही बहुजन बोला जाता है तो बहुत सारे बैकवर्ड जो लोग हैं, तमाम जाति के लोग हैं, 6247 जाति के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बहुजन का मतलब तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा। आपके यूपी में तो हम देख रहे, ये यार शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो शेड्यूल कास्ट की संख्या उत्तर प्रदेश में 21% है, 100 में 21% है शेड्यूल कास्ट, तो 79% नॉन शेड्यूल कास्ट है। बहुजन कैसा हुआ भाई? है
कैसे हुआ बहुजन? 21% से तो बहुजन नहीं बनता है, ये तो अल्पजन है। मगर हम अल्पजन जो शब्द है वो शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं कहते हैं। 3.5% संख्या ब्राह्मणों की है, उनको हम अल्पजन कहते हैं, 3.5%। तो बहुजन किसको कहते हैं? शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर नोमैडिक ट्राइब, फिर एमबीसी, फिर ओबीसी, और फिर इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये सारे लोग मिलकर 100 में 85% लोग होते हैं। जब 100 में 85 लोग ये है, तब कहा जा सकता है बहुजन है। 100 में जब इनको 85 कहा जाएगा, तब फिर कहा जा सकता है ये बहुजन है। तो हम जिसे बहुजन कह रहे हैं, ऐसे बहुजनों ने यानी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी मिलाकर 85% लोगों ने और उनके दलों ने मिलकर आरपीएम यानी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बना? तो हम परिवर्तन चाहते हैं इसलिए बनाया। परिवर्तन, देखो परिवर्तन समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। जब गांधी जी और नेहरू जी आजादी का आंदोलन कर रहे थे, उस समय गांधी जी और नेहरू जी जब आजादी का आंदोलन कर रहे थे, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अमेरिका के लोगों को कहा, इंग्लैंड के लोगों को कहा, यूरोप के लोगों को कहा कि जरा गांधी जी और नेहरू जी को पूछो कि ये जो कह रहे हैं आजादी की बात, तो इनको पूछो क्या इनकी आजादी ये फ्रीडम ऑफ द कंट्री की आजादी है कि नहीं? इनका जो स्लोगन है, इनका जो नारा है, वो फ्रीडम ऑफ द कंट्री का है, यानी देश के आजादी का है। गांधी नेहरू का स्लोगन, नारा, इनका नारा फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं है, फ्रीडम ऑफ द कंट्री का है, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का नहीं है। जब गांधी जी और नेहरू जी थे, आंदोलन कर रहे थे, उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही। अब आजाद भारत में क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा। क्या कहा? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पहले कहा फ्रीडम ऑफ द कंट्री, अब कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैसे है, आपको थोड़ा समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। पहले ये मिर्जापुर में मैं 20 साल पहले आता था तो सिंगल लेन था, रोड का सिंगल लेन। साला आने को बहुत धक्के खाना पड़ता था। ये मास्टर जी यहाँ हंस रहे हैं क्योंकि हमको धक्का खाने के बाद वही चाय पिलाते थे। जाम लगता था, हाँ बहुत जाम भी लगता था, धक्का भी खाते थे, हरेसमेंट बहुत होता था। तो ये सिंगल लेन का जो रोड है वो फिर लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में डबल लेन कर दिया। फिर डबल लेन का 4 लेन कर दिया, 4 लेन का 6 लेन कर दिया और 6 लेन का 8 लेन कर दिया। इसको उन्होंने कहा
ए डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, ये देश का विकास है। वहां लिखा होता है 6 लेन में, 4 लेन में लिखा होता है यहां पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, यहां पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, यहां साइकिल तो बिल्कुल ही नहीं चला सकते, घोड़ा गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते। यानी हम लोगों के पास यही साधन है और हमको वहां जाने देते नहीं है, हमारे लिए पाबंदी है। SC ST OBC माइनॉरिटी को पाबंदी है, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है उसी को जाने देते हैं। ये है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये है देश का विकास। बड़े बड़े फ्लाईओवर, यानी ब्रिज के ऊपर ब्रिज। तो हमारे पास तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बैलगाड़ी है, उनको वहां जाने के लिए पाबंदी है। तो ये डेवलपमेंट हमको क्या करना भाई? ये डेवलपमेंट जहां लिखा होता है कि आपकी गाड़ी यहां नहीं चलाई जा सकती, तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को क्या करने का? चाटने का? तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को क्या करने का? चाटने का। जैसे घर में हम अचार बनाते हैं तो खाना खाते खाते चाटते हैं ना अचार को, क्या वैसे इनके डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को चाटने का? क्या करने का? तो ये डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं है। ध्यान रखना, बहुत खास बात बता रहा हूं। ये डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं है, ये देश में रहने वाले लोगों का विकास नहीं है, ये देश का विकास है। इन्हें रोड का विकास, डैम का विकास, फ्लाईओवर का विकास, अरे ये विकास डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। रेल का विकास, अभी नरेंद्र मोदी ने कहा देखो हमने उत्तर प्रदेश में 13 एयरपोर्ट बनाए जहां एरोप्लेन चलेगा। अब कितने लोग हैं एरोप्लेन में चलने वाले यहां? हाँ भाई, मास्टर जी है कोई? मास्टर खुद जिंदगी में अभी तक नहीं गया बैठा, मास्टर होकर नहीं गया। और कभी कभी घर के आंगन में आकर देख लेता, हाँ एरोप्लेन जा रहा है। ये देखने का ही सौभाग्य, बाकी कुछ है नहीं। तो मोदी वाह ना, आप यही कहते मोदी वाह कह रहा। हाँ, मोदी कह रहा है कि 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने उत्तर प्रदेश में बनवाया। अरे क्या करे भाई तुम्हारा ये डेवलपमेंट सलाह? केवल एरोप्लेन को हम देख ही सकते हैं, बैठ नहीं सकते। ये है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अरे हम लोगों को क्या चाहिए? हमारे बच्चों को बढ़िया स्कूल चाहिए, प्राइमरी स्कूल बढ़िया, वहां पढ़ाने वाला मास्टर बढ़िया चाहिए, वो डेली पढ़ाने का काम करने वाला चाहिए। तो गांव में स्कूल नहीं होता है। 2 लाख गांव ऐसे हैं भारत में, 2 लाख गांव जहां स्कूल ही नहीं है। 75 साल हो गए आजादी को। सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं, 6.5 लाख गांवों में 2 लाख गांव ऐसे हैं जिस गांव में 75 साल की आजादी में स्कूल ही नहीं है। तो उस गांव के बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अंतर पर पढ़ने को जाते हैं। अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में पढ़ने को जाते हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कहती है? निर्णय करती है कि उन बच्चों को रोडवेज के बस में बैठने के लिए टिकट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कास्ट वो बस में जा सकते हैं। निर्णय लिया मोदी ने, योगी ने निर्णय लिया कि बच्चों को टिकट का पैसा नहीं लगता है। तो हमने बच्चों को पूछा तुम्हारे गांव में रोडवेज की बस आती है? कहा कि कहीं देखा नहीं हमने।
देखो, मोदी और योगी फैसला क्या किया? बस में बैठने का टिकट नहीं लगा। अरे तो गाड़ी ही नहीं है तो साला टिकट नहीं लगेगा। अजीब बात है, है? गाड़ी होगी तब तो टिकट नहीं लगेगा, तो बात फायदे की है। बहुत सारे बच्चे केवल इस वजह से स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते कि उसके गांव में स्कूल नहीं। 2 लाख गांव, 75 साल हो गए आजादी को, इसका डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया। ये डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री है। ये लोगों के विकास का एजेंडा है जो बता रहा हूं। मगर देश में डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगाया जा रहा है, देश के विकास का नारा लगाया जा रहा है, देश में रहने वाले लोगों के विकास का नारा नहीं लगाया जा रहा है। गांव के 90% लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार हैं। शहरों के 75% लोग अर्ध भूखमरी और भूखमरी के शिकार है। और उनको 5 किलो अनाज मुफ्त में नरेंद्र मोदी दे रहा है और प्रचार कर रहा है मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये मुफ्त में अनाज देना ये सिद्ध करता है, सबूत है कि तुमने 75 साल में लोग पेट भर अन्न खाने लायक भी नहीं रखे। कितने नालायक प्रधानमंत्री है समाज में। नहीं, प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान होता है संविधान में। जो सर्वशक्तिमान ताकत होती है उसके पास सारे अधिकार उसके पास होते हैं। उन्होंने इन लोगों का विकास करने का कोई काम नहीं किया। इसलिए बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री, संविधान ने इनको शक्ति दी, मगर ये प्रधानमंत्री इन गरीबों का विकास नहीं कर पाए। इसलिए ये सारे प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री, ये सारे प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री है। और भारत में आज तक किसी ने भी इन प्रधानमंत्रियों को नालायक नहीं कहा होगा। शायद मैं ही पहला आदमी हूं ये प्रधानमंत्री को नालायक कह रहा है। सबूत के साथ बोल रहा हूं। और इसलिए उदाहरण के लिए कह रहा हूं, इसलिए इस परिस्थिति में परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं कि परिवर्तन की जरूरत है। और ये परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ध्यान रखो, जब हमको बजट बनाने का मौका मिलेगा तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, दूसरा मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान पर्याप्त मिले। 75 साल में इतना भी नहीं कर पाए, इतना बहुत छोटा काम नहीं कर पाए। इसलिए कह रहा हूं नालायक है, इतना छोटा काम नहीं कर पाए। दूसरी बात, शिक्षा। हर गरीब से गरीब आदमी का बच्चा, उसको पढ़ने के लिए सख्ती का कानून हो, सख्ती का कानून हो और सख्ती से उनको स्कूलों में भर्ती किया जाए और वो स्कूल छोड़कर ना जाए, इसका प्रबंध किया जाए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, हम गरीब लोगों में एक आदमी कमाने वाला होता है, जब वो बीमार पड़ता है तो हम दिन भर काम करते हैं तो रात में हमारा चूल्हा पकता है। गरीब आदमी का ध्यान रखो कि दिन भर काम करता है तो शाम को उसके घर का चूल्हा पकता है। और जब वो बीमार पड़ता है
तो उसका चूल्हा पकता नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो गरीब आदमी बीमार पड़ा हुआ है उसकी मुफ्त में बढ़िया क्वालिटी की स्वास्थ्य व्यवस्था हो। मैं देहात का रहने वाला हूं, देहात के किसी गांव में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं देहात का रहने वाला हूं, मैं खुद जानता हूं। तो इसीलिए झोला छाप डॉक्टरों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे मर गया। और झोला छाप डॉक्टरों की दवा करने से आदमी बीमारी के वजह से मरने के बजाय झोला छाप डॉक्टर की दवा लेके मर जाता है। यह रिकॉर्डेड बात है। जी सर। शिक्षा व्यवस्था वो इतना नहीं किया, स्वास्थ्य नहीं किया, रोजगार देश में कितने नौजवान ग्रेजुएट होकर घूम रहे हैं, इंजीनियर होकर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। अगर रोजगार नहीं तो सरकार को स्वयं रोजगार का कार्यक्रम चलाना चाहिए। अगर रोजगार नहीं दे सकते हो, स्वयं रोजगार करवाओ। अगर स्वयं रोजगार भी नहीं कर सकते तो बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे दो। मैं अमेरिका गया, मैं यूरोप गया, लंदन गया, वहां इंक्वायरी किया कि अगर किसी आदमी ने जिलाधिकारी कार्यालय में लिख दिया कि मैं बेरोजगार हूं और मुझे नौकरी नहीं है, तो वो ऑफिस के जिलाधिकारी के लोग कहते हैं अकाउंट नंबर है, कहाँ है, आप दे दो। बस शाम को उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है और उसको कहा जाता है लिखित में 6 महीने तक ये पैसा आएगा और सरकार 6 महीने में तुम्हें रोजगार दे देगी, तुम्हारी व्यवस्था कर देगी। और जिस दिन तुमको रोजगार मिल जाएगा ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में आना बंद हो जाएगा। अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, लंदन में होता है। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। 35 लाख हजार करोड़ रुपए का बजट, 35 लाख हजार करोड़ का बजट। अरे बाप रे बाप, कितना बजट। मास्टर साहब को मैंने पूछा, मास्टर गणित विषय का हो क्या? कहा गणित का हो। तो मुझे शून्य लगाकर दिखाओ तो 35 लाख करोड़ का शून्य लगाकर दिखाओ तो उसने माथे पर हाथ बांधा। अरे कितना शून्य लगाना होगा साला पता नहीं चलता। इतना रुपया केंद्र सरकार अकेले पास आता है। राज्य सरकार का बजट अलग है, नगर पालिका महानगर पालिका का बजट अलग है, जिला पंचायत का बजट अलग है, तालुका पंचायत का बजट अलग है, ग्राम पंचायत का बजट अलग है। हर एक को टैक्स लगाने का अधिकार है। तो सारे देश भर में कितना पैसा आता है सरकार के पास कोई लिमिट नहीं है। और इतना ज्यादा पैसा आने के बाद भी गांव के 90% और शहरों के 75% लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार है। पैसे की कमी यहां नहीं है, यहां अल्पजन लोगों का राज है। और अल्पजन लोग केवल अपने लिए योजना बनाते हैं और अपने लिए विकास का कार्यक्रम चलाते हैं। इस वजह से इस देश में ये सारा का सारा सत्यानाश होता है। केवल इतना होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, भाई इतना काम, बिल्कुल इतना काम। हमारे आदमी
एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग कोई मुफ्त का 5 किलो मोदीवा नहीं चाहे रे, नहीं चाहे रे तेरा 5 किलो मुफ्त का। मेहनत से, पसीने से रोजगार दे दो, मेहनत से पैसा कमाएंगे और मेहनत का सम्मान और इज्जत से खाएंगे। और जो शरीर में खून बनेगा वो इज्जत वाला खून बनेगा, सम्मान वाला खून बनेगा, स्वाभिमान वाला खून बनेगा। इसके लिए हम लोग इस देश में परिवर्तन चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी कहता है मैं बैकवर्ड हूं, मगर सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया गिनती नहीं करूंगा, कुत्तों की करूंगा, बिल्ली की करूंगा, जानवर की करूंगा, मगर तुम पिछड़े वर्ग के लोगों की नहीं करूंगा। पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री खुद ही गिनती नहीं करा रहा है, हमारे लोगों की गिनती नहीं करवा रहा है। तो इस तरह से सिद्ध होता है ये मुखौटा है, ये मुखौटा है, सत्ता किसी और के हाथ में है। ए नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, ए नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। अंग्रेजी का शब्द है, बाबा साहब आंबेडकर ने 1932 में यूज किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ए नॉमिनेटेड पीएम है, नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द है। ये समझ में नहीं आएगा आपको, मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। मैं देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। ये महिलाओं की माफी मांग करके कहता हूं, समझ में नहीं आता इसलिए कहना पड़ रहा है। गांव में शादी होती है तो आदमी परिचय कराता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है, ये धर्म पत्नी है, ये शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है ये कौन है, ऐसे रखे हुई है, क्या कहता है, ये ऐसे रखी हुई है। ये नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे रखा हुआ प्रधानमंत्री है। अच्छा, अब थोड़ा सा समझ में आ गया है, अब थोड़ा समझ में आ गया। जब ये रखा हुआ प्रधानमंत्री होगा तो ये कौन काम करेगा भाई? जिसने रखा उसका काम करेगा कि हमारा करेगा? तो इसलिए ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ये नॉमिनेटेड बैकवर्ड है, हम रियल बैकवर्ड चाहते हैं। नॉमिनेटेड बैकवर्ड नहीं चाहते, रियल बैकवर्ड चाहते हैं, वास्तविक बैकवर्ड चाहते हैं। और जब वो वास्तविक बैकवर्ड संसद में, विधानसभा में आ जाएंगे तो परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। सुन लीजिए, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। अब आप वोटर लिस्ट में वोटर का नाम लिखने के लिए जाते होगे, नहीं जाते? वोटर लिस्ट में नाम लिखने के लिए जाते हो तो वो कर्मचारी पूछता है आपका एड्रेस है? है। ब्रह्मा को पूछो, ब्रह्मा जी आपका एड्रेस है? बोलता है एड्रेस? तो ब्रह्मा जी का तो कोई एड्रेस ही नहीं। हमारा एड्रेस होता है, वोटर लिस्ट में नाम आता है। ब्रह्मा जी का एड्रेस ही नहीं होता है। जब ब्रह्मा जी का एड्रेस नहीं होता है, वोटर लिस्ट में ब्रह्मा जी का नाम नहीं आता है। और संविधान क्या कहता है कि इस देश का राजा चुनने का अधिकार जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसका अधिकार है। जब ब्रह्मा जी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, नमवा नहीं है, नमवा नहीं है, तो क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर लेगा। वो क्या कर लेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कह रहा हूं, ये बात
इसमें हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया, काहे के लिए दिया? तो आप कहते हो, तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे वोट देने के लिए दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया वोट का अधिकार, वोट देने के लिए दिया है, वोट देने के लिए नहीं दिया। वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है, तो हमारे लोग शासक बनने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे। तो वोट के अधिकार का उपयोग शासक बनने के लिए करना होगा, नहीं तो आज तक आप लोग वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार मान लिया तो वोट दान करते रहे। आगे ध्यान रखना, शासक बनने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करना हो। हमारे लोगों को ये बात समझकर, जानकर, बूझकर, विचार पूर्वक वोट का अधिकार ये शासक बनने का अधिकार है, इसलिए संविधान में ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा आप लोगों को दिया हुआ है। और इसकी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिंदगी लगा दी। अपने बच्चों को मेडिकल की व्यवस्था नहीं कर सकी, इसलिए 4-4 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के मर गए, आप लोगों के लिए मर गए। दवा दारू की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उनके बच्चे मर गए, मगर आप लोगों की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो इस तरह से साथियों, हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा, हमारे साथ वोट के लिए धोखा ना हो। पिछले विधानसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुना है? केशव प्रसाद मौर्य सुना? केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाया, केशव प्रसाद मौर्य का नाम बताया, बीजेपी वालों ने कहा इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे तमाम यूपी के बाकोड़ों ने वोट दिया, भर भरा कर वोट दिया, चुन कर आ गया। बीजेपी को बहुत सीटें मिली, बहुत सीटें मिलने के बाद इसको भुला हुआ आया कि फलाने तारीख को केशव प्रसाद मौर्य को मैसेज आया कि फलाने तारीख को दिल्ली आ जाना। तो केशव प्रसाद मौर्य को लगा बस अब घोषणा होने वाली है, मुख्यमंत्री पद हाईकमांड के द्वारा घोषणा होने वाली है। तो उसने अपनी नई वो क्या बोलते सदरी है, खड़े हो जाओ, ये देखो ऐसी सदरी नई बनवाई। अरे नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अरे ये पुराने हो गए, तो कहा कि नई बनाओ, नई बना कर दिल्ली गया, सदरी बना करके पहन करके दिया। और बीजेपी के हाईकमांड ने उसको कहा केशव प्रसाद मौर्य जी, तो इसकी धड़कन बढ़ गई, सब बस होने वाला ही है घोषणा, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हक्का खा के गिर गया, एम्स में भर्ती कर दिया। वहां प्रोफेसर लोग हमारे बामसेफ वाले उधर है, उन्होंने हमको बताया कि मैंने कहा अखबार में खबर आई थी लो ब्लड प्रेशर हो गया। अरे जब धोखा दिया जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लो नहीं होता, बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मूर्छा आकर गिर गया है। तो प्रोफेसरों ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, मगर अखबार में खबर आई कि लो ब्लड प्रेशर हो गया था, लो नहीं हाई हो गया था। और इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को धोखा देकर
योगी को मुख्यमंत्री बीजेपी के लोगों ने बनाया। अब दोबारा 2022 को चुनाव होने वाला है तो आरएसएस के लोगों ने योगी को कहा, महंत जी, महंत है वो, हाँ वो वहां के महंत जी केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत नाराज है। कहा कि क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। अब उसके लड़के की शादी हो गई है, नई बहू आ गई है, एक ठो साड़ी, एक ठो है, समझ ठो समझते हो ना, इधर वाला ही है, हाँ इधर वाला ही है ये। एक ठो साड़ी खरीद लो। और कितने के? 200 रुपये। ज्यादा महंगी कहे को खरीदने? तो सम्मान वाला मामला है ना, ज्यादा महंगा करने की जरूरत नहीं। साड़ी खरीद लो, 200 का साड़ी खरीद लिया, दे दिया, फोटो छापा। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गिला शिकवा सब खत्म हो गया है, अब दोबारा योगी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यानी पहले तो इन लोगों ने जूता मारा, अब हम खुद ही अपने को जूता मारने का काम करेंगे। तो हम और हमारे तमाम बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं इस तरह से धोखा खा रहे हैं, बार बार धोखा खा रहे हैं। ये बार बार धोखा नहीं होना चाहिए, ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोग प्रचार में आपके घरों में आते हैं, गांव देहात में आते हैं। गांव देहात में जब आते हैं तो क्या कहते हैं? अरे वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कैंडिडेट हारने वाला है, हारने वालों को क्यों वोट दे रहे हो? क्या कहते हैं? अरे वो हारने वाला है, हम जीतने वाले हैं, तो आपका वोट खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगा, फालतू चला जाएगा, फालतू हो जाएगा। हारने वालों को वोट दे रहे हो, जीतने वाले हम हैं, हमको दो। तो हमारे लोग क्या करते हैं? जीतने वालों को वोट दे देते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। जीतने वालों को देते हैं, फिर वो जीत जाता है। जीतने के बाद हमारा आदमी उसके घर में जाता है, कहता है पंडित जी हमने आपको वोट दिया था। कहा क्यों दिया था? कहा आप जीतने वाले थे इसलिए हमने आपको वोट दिया था। तो पंडित जी कहते हैं तो आप नहीं भी देते तो भी तो हम जीतते ही ना, तो जीतने वाले थे। आप नहीं भी देते तो भी हम जीतते, क्योंकि जीतने वालों को आपने वोट दिया, तो आप देते तो भी जीतते और नहीं देते तो भी जीतते। तो आपके वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम तो पहले से ही जीतने वाले थे। जब वो ऐसा कहता है पंडित जी, तो हमारा आदमी जो हंसते हंसते घर में जाता है, छोटा सा मुंह लेकर घर के बाहर निकल आता है, छोटा सा मुंह करके घर के बाहर निकल आता है। फिर 5 साल उसके घर में दोबारा जाता नहीं है। तो यह आगे के लिए याद रखो कि जो वोट आप देते हो जीतने वालों को, वो तो पूछता नहीं है। हारने वालों को वोट दोगे और मान लो उसको 6% वोट पड़ गया, वोट कभी जाया नहीं जाता, वोट कभी फालतू नहीं जाता, वो संवैधानिक है, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। अगर आपके हारने वाले आदमी के नाम पर 6% वोट इकट्ठा हो गया तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में रिकॉग्नाइज हो जाएगी, बड़ी पार्टी हो जाएगी। और उस इलाके का हारने वाला MLA, विधायक, इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा, अपने इलाके के चौकी का इंचार्ज जो है ना, चौकी इंचार्ज को टेलीफोन करेगा, हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं पासवान बोल रहा, मैं पासवान बोल रहा। कौन पासवान जी? हैं? कौन पासवान? अरे वो 6% वोट वाला, 6% वोट वाला पासवान। सर 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 गलती हो गया सर। 6% सुनते ही इंस्पेक्टर उसको बोलेगा, कौन पासवान जी? तो बोलेगा एकदम सर सर सर, बोलिए सर, आदेश दीजिए सर, क्या काम है सर?
तो आपका काम, जो फालतू आदमी है ना, जिसको आपने फालतू माना कि इसको वोट देने से हमारा सारा फालतू वोट चला जाएगा, अरे उस कमजोर को ताकतवर बनाओ अपने इलाके में, तो आपका काम होगा। अन्याय अत्याचार में काम होगा, हर समस्या में काम होगा, ऑफिस के हर काम में आपका काम होगा। और जीतने वालों को वोट दोगे तो कहेगा तो मैं तो जीतने वाला ही था, तुम्हारे वोट की कोनो जरूरत थोड़ी थी मुझे। ध्यान रखना। तो इस तरह से आने वाले समय में आप लोगों को वोट देते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना जरूरी है। कुछ दिन पहले हमने खबर पड़ा तो अखिलेश जी कह रहे थे कि हम तो भागवत जी से भी बड़े हिंदू हैं। हमने कहा कि हम, अखिलेश यादव जी ने कहा हम तो भागवत जी से भी बड़े हिंदू हैं। अगर आप भागवत जी से बड़े हिंदू थे तो जब आप मुख्यमंत्री पद से हट गए थे तो जिस कुर्सी पर आप बैठे थे वो गंगा जल से क्यों धोया गया था? आप बड़े हिंदू थे तो क्यों धोया गया था? और उस कमरे में जहां आप बैठे थे वह ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया गया था, हवन किया गया था ताकि हवा भी शुद्ध हो जाए। आप बड़े हिंदू थे ना, तो कौन से हिंदू हो भाई? हाँ, वर्ण व्यवस्था में तो 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। एक होता है ब्राह्मण, एक होता है क्षत्रिय, एक होता है वैश्य, एक होता है शूद्र। कौन से कैटेगरी में हो? है कैटेगरी है ना। लोग सवाल पूछेंगे फिर तो जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बात हमारे नेताओं को समझ में नहीं आती है कि ऐसा कहने से ब्राह्मणवादी व्यवस्था बदलती नहीं है, यथावत रहती है। इस यथावत परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। अभी नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के 28 मिनिस्टर, 12-13 शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर, 8 आदिवासियों के मिनिस्टर बनाए। इन सब लोगों को मिनिस्टर बनाया और इनको मिनिस्टर बनाया तो कुछ दिन पहले अखबार में खबर छप कर आई थी नया संसद भवन बन रहा है। आरएसएस के लोगों ने कहा नए संसद में नए संविधान के साथ जाएंगे, संविधान बदल देंगे और फिर जाएंगे। ये बयान है अखबार में छपा हुआ, ऐसे काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं तो ये 28 मिनिस्टर आपको अधिकार देने के लिए नहीं बनाए गए। ये 12 शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर, 28 ओबीसी के मिनिस्टर, 8 आदिवासियों के मिनिस्टर, ये संविधान बदलने के लिए, समर्थन लेने के लिए, उनका समर्थन संविधान बदलने के लिए चाहते हैं। ध्यान रखो, ये तुम्हारे हक अधिकार बहाल करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। तुम लोगों का अधिकार बहाल करने के लिए पिछले 45 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। मैं 19 साल की उम्र से अभी 64 साल पूरे हो गए। 45 साल से ये संगठन 31 राज्यों में, 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में विशाल संगठन बन गया। 2 बार भारत बंद करवा दिया। ये इतना विशाल संगठन बन गया है और इस विशाल संगठन के द्वारा इस देश में बड़ा परिवर्तन लाया जाएगा। पूरी ताकत इस परिवर्तन को लाने के लिए लगाई जाएगी, जिसके लिए ये संगठन शक्ति का निर्माण किया गया है। और आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद किया जाएगा। फिर भारत में कोई आदमी नहीं बचेगा
जिसको ये मालूम नहीं होगा कि ये शक्ति हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाली है। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था चले जाओ, भारत छोड़ो। हम भी कह रहे हैं कि इस देश में ब्राह्मणवाद ने जो हमारे लोगों की गुलामी थोपी, उस गुलामी को छोड़ो, खत्म करो। इसके लिए ये भारत बंद किया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी और हर प्रकार की लड़ाई लड़कर हमारे लोगों को आजादी दिलाई जाएगी। 22 में योगी से आजादी दिलाओ, 22 में आपके हाथ में है, 22 में योगी से आजादी दिलाओ, 24 में मोदी से आजादी दिलाओ। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव 22 का सेमीफाइनल है और 2024 फाइनल है। दोनों का बंदोबस्त करना है। ये दोनों का बंदोबस्त करने के लिए हम लोग काम करेंगे, आप लोग काम करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी कुर्सियों पर 5 मिनट और धैर्य के साथ बैठे रहेंगे। साथियों, इस आंदोलन को चलाने के लिए और इस आंदोलन की विचारधारा